Hello students. Today we start with our 5th unit differentiation and integral calculus, अवकलन और समाकलन गणित। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंक्शन, चर अचर और फलन। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल चर क्या होते हैं। हम सब जानते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं चर या वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है x² + 2x, तो यहाँ पर x वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वेरिएबल का वो है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। सतत और खंडित चर, इफ़ अ वेरिएबल कैन टेक ऑल वैल्यूज इन बिटवीन टू नंबर दैन इट इज़ नोन एज कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर कोई भी दो नंबर के बीच में वेरिएबल सारी वैल्यूज़ ले सके तो वो हो जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल, और अगर वो ऐसा ना कर सके तो वो हो जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आते हैं इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने मन से इक्वेशन में रख सकें, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अपनी वैल्यू के लिए डिपेंड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, y = 2x + 5। यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5, 2 × 1 2, 5 + 2 7। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मगर x किसी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता अपनी वैल्यू के लिए। सो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट अचर, ऐसे जो हमारी ऐसी वैल्यू होगी जो हमारे इक्वेशन में चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट को बोलते हैं निरपेक्ष अचर, और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं दे आर कॉल्ड स्वेच्छ अचर। निरपेक्ष अचर जो होते हैं वो होते हैं 5, 3, 0, जितनी भी कांस्टेंट नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर, वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम क्वेश्चन निकालते टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में यूज़ होता है और डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होता है, एज वेल एज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एग्जांपल है x/a + y/b = 1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें a और b कांस्टेंट होते हैं, यह आर्बिट्ररी है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, फलन। अगर हमारे पास ए बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एफ एक मैपिंग होगा ए से बी में अगर वो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से लिंक करेगा, और ये जो है ए के एलिमेंट्स ये जब भी बी के एलिमेंट से लिंक होंगे तो उनकी जो इमेज होगी वो यूनिक होगी। ये वाला जो सेट होता है ये होता है हमारा डोमेन सेट, और ये वाला जो सेट होता है ये होता है कोडोमेन सेट। और जितने एलिमेंट्स लिंक होते हैं सेट के, उसका एक सेट होता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो ए के एलिमेंट्स को फंक्शन बी सेट के एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है। x1 की इमेज हो गई fx1, x2 की इमेज हो गई fx2, x3 की इमेज हो गई fx3। सो इसके लिए नोटेशन यूज़ करते हैं f, उसके बाद f मैपिंग फ्रॉम a to b। ये जो सिंबल है दिस इज़ फॉर मैपिंग, f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम a to b, दैट इज़ फ्रॉम सेट a to सेट b। और यहाँ पे लिखते हैं y = fx। y जो है हमारा वो बराबर होगा फंक्शन ऑफ x के, अगर x जो है वो a में बिलोंग करे और y जो है वो सेट b में बिलोंग करे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर, y = fx = x² + 2x। यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या अब एक मैपिंग f दी हुई है, और उस मैपिंग की वैल्यू ऐसी है कि fx बराबर है x² + 2x। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो 1 के लिए
अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेक करें एफ एक्स की तो कितनी हो जाएगी, 1 + 2 × 1 दैट इज़ 3। तो पहली वैल्यू आ गई 3। 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, 2 का स्क्वायर दैट इज़ ये यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 के लिए मैपिंग आ गई, 4 + 4 8। इसके बाद आता है 3 के लिए हो जाएगा 3² + 6, 9 + 6 दैट इज़ 15। और इसके बाद और भी आगे के जो एलिमेंट्स हो गए उनकी भी मैपिंग होगी। तो दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट। ए की वैल्यू भी नेचुरल नंबर के सेट के बराबर है, बी की वैल्यू भी नेचुरल नंबर के सेट के बराबर है। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हम किसी भी फलन का मान कैसे निकाल सकते हैं? फलन का मान निकालने के लिए हमें जहाँ पर वेरिएबल होता है उसकी जगह पर कोई वैल्यू रखनी होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, f(x) = 2x² - 3x + 2। x की जगह पर हमने वैल्यू रख दी 2, तो यहाँ पे हो गया 2 × यहाँ पर 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 - 3 × 2 दैट इज़ 6 प्लस 2 ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 4 × 2 = 8 - 6 + 2, 8 - 6 दैट इज़ 2 + 2 4। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। सो फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अभी तक हम जितने भी फंक्शन देख रहे थे एग्जाम्पल में y = f(x) फॉर्म के, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक है x। फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन ऑफ मैनी वेरिएबल। मैनी वेरिएबल मतलब f जो होगा वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि इस केस में u = f(x)y, x² + y²। ये एक फंक्शन है, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल x नहीं है, x के साथ y भी एक वेरिएबल है। यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल है u = f(x)y(z), x² + y² + z²। इस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो दिस इज़ फंक्शन ऑफ मैनी वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक चरिय फलन, और अगर बहुत सारे वेरिएबल होंगे तो बहुचरिय फलन। इवन फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिस पे नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी हमें फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो वो होता है इवन फंक्शन। जैसे कि f(x) को ले लिया हमने x², यहाँ पे आप -1 रखोगे तब भी 1 मिलेगा, +1 रखोगे तब भी 1 मिलेगा, -2 रखोगे तो 4 मिलेगा, +2 रखोगे तब भी 4 मिलेगा। तो दिस इज़ एन इवन फंक्शन। सेम हैपेंस विथ मॉड्यूलस। ऑड फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे कि f(x) = x, अगर आपने यहाँ पे -1 रखा तो -1, +1 रखा तो +1 एंड सो ऑन। और अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे तो ये पूरा फंक्शन माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके हर एक वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट c के बराबर रहेगी। ये कांस्टेंट हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, तो y की वैल्यू हमेशा इस रियल नंबर के बराबर होगी। अब आता है एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे होते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन टाइप के, जो अभी हम देख रहे थे ऊपर, x² और ये x² + y², ये सारे फंक्शन होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इनमें हम एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। फंक्शन इस पर ऐसे ऑपरेट होता है कि x के साथ भी जाएगा, y के साथ भी जाएगा, x के साथ, y के साथ एंड सो ऑन। इसके बाद आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सो ऑन। इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो किसी पावर में रेज होता है, जैसे कि यहाँ पे x⁵, यहाँ पे x⁻sin x, तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। किसी वेरिएबल के कोई पावर, वेरिएबल जो होगा वो किसी पावर पे रेज होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर हम फंक्शन में x और y को सेपरेट ना कर सके, जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम y = f(x) के फॉर्म में ना लिख सके, तब वो होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन, जिसमें हम सेपरेट ना कर सके टर्म्स को। फिर आता है लिमिट। तो लिमिट के लिए हमें यह पता है कि हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन
अ डेफिनेट और फाइनाइट क्वांटिटी, एक निश्चित और परिमित राशि मिलती है हमें। इसको अगर x इज इक्वल टू ए रखा हमने फंक्शन पे, तो हमें एक डेफिनेट और फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है। और दूसरे टाइप का फंक्शन ऐसा होता है जिसपे x बराबर ए रखने पर इनडिटर्मिनेंट और एक अनिश्चित तथा अपरिमित राशि मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है। जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो हमें मिला 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12। अब एक और फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब अगर इस वाले फंक्शन पे हम x को रख देंगे 2, तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, 0 बाय 0। तो ये हो गई हमारे पास एक डिटर्मिनेंट क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0 बाय 0 फॉर्म की, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की, या 0 बाय इन्फिनिटी फॉर्म की। सो दीज आर इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटीज़। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन से बचने के लिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर जब हमने वैल्यू रखी x इज इक्वल टू 2, तो हमें राइट हैंड साइड पे वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 2 दैट इज़ 4। तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। लिमिट के केस में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना आए। अब आता है डेफिनेशन ऑफ लिमिट, सीमा की परिभाषा। कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, नंबर एल जो है वो उसकी लिमिट होगी। अगर लिमिट होगी एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर, अगर हम x और a का डिस्टेंस ले रहे हैं वो छोटा है कोई एक पॉजिटिव नंबर डेल से, देन जो फंक्शन है उसका और लिमिट का डिफरेंस जो होगा वो छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x और a के बीच का डिस्टेंस डेल से कम है, मतलब बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से तो बड़ा होगा मगर 1 से छोटा होगा, तो अगर x जो है वो a की तरफ जा रहा है बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे, तो एफ एक्स जो है हमारा इसका मैपिंग वो जाएगा एफ ए की तरफ जो हमारी लिमिट एल है। यहाँ पे भी यही दिया है कि अगर x अप्रोच कर रहा है फंक्शन एफ एक्स के लिए a की तरफ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा फंक्शन हमारा, लिमिट एल के बराबर। x अगर a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन है वो लिमिट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपांशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपांशन दिया है, e टू दी पावर एक्स का एक्सपांशन है और log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन है। फिर कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं लिमिट के। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स बराबर L1 है और लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स बराबर L2 है, उस केस में अगर हम लिमिट लगा रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a सम और डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट। सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा, उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, और डिवीजन के केस में भी L1 बाय L2 के बराबर, जहाँ पर L2 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ केस ये है कि जब हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू a है, k इंटू फंक्शन है, दैन लिमिट में भी ये k मल्टीप्लिकेशन में होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स प्लस के अगर इस टाइप का फंक्शन है जहाँ पर k एक कॉन्स्टेंट है, तो L1 प्लस के ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a c इज इक्वल टू c, अगर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। एवरी फंक्शन हैज़ अ यूनिक लिमिट, किसी भी फलन की सीमा अद्वितीय होती है। इसके बाद लिमिट के कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट दी हुई है। अगर हम साइन थीटा की लिमिट ले रहे हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा, तो ये हो जाता है 0। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, दिस इज़ 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा इज़ 0। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज़ 1। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर x इज इक्वल टू
ई. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a टू द बेस e. Limit x approaching to 0 e to the power x minus 1 upon x is equal to 1. So these are some important limits. Now we move for examples on value of function. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, if f(x) is equal to 3 sin x and phi x is equal to cos square x, we have to find value of f pi by 6 and phi pi by 6. यहाँ पर f जो है वो फंक्शन है x का, जिसकी वैल्यू है 3 sin x. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू x को रिप्लेस कर दें पाई बाय 6 से, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा पाई बाय 6. तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसकी वैल्यू को. f(x) इज इक्वल टू 3 sin x दिया हुआ है, हमें f पाई बाय 6 निकालना है, तो हमने x की जगह पर पाई बाय 6 रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में. सेम चीज़ राइट हैंड साइड में होगी, 3 sin पाई बाय 6. पाई बाय 6 इज 30 डिग्री. 30 डिग्री 1/2. Sin 30 डिग्री इज 1/2. We get 3/2. Now next is phi x. Phi x is cos square x. x की जगह पर हम रखेंगे पाई बाय 6. सो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 6. वैल्यू रखी यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ 3/2 इज़ वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री का स्क्वायर दैट इज़ रूट 3/2 का स्क्वायर. सो यहाँ पे आ गया 3 ऐड कर दिया हमने दोनों वैल्यू को, f पाई बाय 6 और phi पाई बाय 6 को. सो वी गेट 9/4. इसके बाद आता है फंक्शन f(x) is equal to 1 minus 2x square. Then we have to show that f of sin theta by 2 is equal to cos theta. तो यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि f sin theta by 2 is equal to cos theta है, जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है कि f(x) is equal to 1 minus 2x square. यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा sin थीटा बाई 2. तो हम लिखते हैं फंक्शन को, फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पे थीटा बाई 2 रख दिया दोनों तरफ. तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज कॉस 2 थीटा बाई 2. 2 and 2 कैंसिल, वी गेट cos थीटा. तो f ऑफ sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा. सो दिस इज प्रूव्ड. नाउ एग्जाम्पल ऑफ लिमिट. अभी तक हम देख रहे थे एग्जाम्पल ऑन वैल्यू ऑफ फंक्शन. हम किसी भी फंक्शन में वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं. आप देखते हैं लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी फंक्शन की. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx. सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx. हमें लिमिट की एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी पता है, दैट लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इज लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा की जगह पर है ax. अगर इसके अपॉन में भी एक ax ले आए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इज इक्वल टू 1. तो हम यहाँ पर ax का डिवीजन कर देते हैं. अब इसके बाजू वाले को देखते हैं. यहाँ पे क्या है, साइन अपॉन में है साइन bx. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन bx लिख सकते हैं. और ऊपर जो हमारे पास, हम एक bx अपॉन bx का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और जो ऊपर वाला bx होगा उसको रेसिप्रोकल में इसके नीचे लिख सकते हैं साइन bx अपॉन bx. इसमें भी लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0. यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट ax अप्रोचिंग टू 0 एंड लिमिट bx अप्रोचिंग टू 0. यहाँ पे हो जाएगा ax अपॉन bx. जो हमारा बचेगा, x और x कैंसिल, 1 आ गई. फर्स्ट वाले की वैल्यू हमारी 1 आ गई, सेकेंड वाले की वैल्यू 1 आ गई. यहाँ पे बचा a अपॉन b. तो 1 1 क्रॉस a अपॉन b. इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब अगर हम इसको चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 3 रखने पे 27 माइनस 27 3 माइनस 3, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का हो रहा है. यहाँ पे हम जो हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है x क्यूब माइनस 3 का क्यूब, इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x क्यूब माइनस a क्यूब.
जो होता है x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को जब हमने यूज़ किया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें हम x इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 9 27। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर पे हमारे पास एक कॉस की आइडेंटिटी होती है दैट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 नहीं है तो हम 2/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x/2 हो जाएगा एंड वी गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा बिकॉज कॉस 0 डिग्री इज़ 1। तो इसीलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी कॉस 2 थीटा की, कॉस 2x/2 की। ये वैल्यू रखने पर ऐसा आया। अब इसको फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में। x अप्रोचिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x अप्रोचिंग टू 0 हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2/2 का, एक 2 हमारे पास पहले से था, इसको हम अपॉन में ले गए 4 को, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर x/2। अब हम एक्स स्क्वायर बाय 4 को लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से दोनों का स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट यहाँ पे हम इसको x की जगह x/2 भी लिख सकते हैं। x/2 अप्रोचिंग टू 0 साइन x/2 x/2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1 दैट इज़ 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट p अप्रोचिंग टू 0 4 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पी माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस पी डिवाइडेड बाय p। इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करने के बाद 4 प्लस पी माइनस 4 माइनस पी था तो प्लस पी हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ पी, पी और पी कैंसिल, वी गेट 4 प्लस पी एंड 4 माइनस पी। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, हमने पी इसलिए नहीं रखा क्योंकि नीचे भी 0 हो जाता और ऊपर भी 0 हो जाता, 0/0 का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0, 2 अपॉन 4 दैट इज़ 1/2। सो यहाँ पे आपका लिमिट का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। थैंक यू।